हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासी विद साक्षी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। इससे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, ये सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, यानी कि जाइगोट में जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्दर चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को क्या बोलते हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। और फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है, जब दो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जो चेंजेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि गैमेट की फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफ़र। प्लांट्स के केस में जो है पॉलिनेशन मेथड से ये सब होता था। तो ये सब क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन से होते हैं। तो चलिए अब आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। The zygote developed inside the embryo sac divides mitotically to form the embryo। हम पढ़ चुके हैं कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो सैक में बनता है। फिर जाइगोट में जब फर्दर माइटोटिक सेल डिवीज़न होती है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। डायग्राम से हम जानेंगे कि कैसे जो है मोनोकॉट एम्ब्रियो बनता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डायग्राम ए जो है उसमें आपको जाइगोट दिखाई देगा। जाइगोट में जब माइटोटिक सेल डिवीज़न होती है तो क्या होता है, डाइकॉट्स के केस में हमने देखा था कि दो सेल बनते थे, ठीक है, इक्वल सेल बनते थे। पर यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो है जाइगोट माइटोटिक सेल डिवीज़न होगी उसमें और दो सेल की फॉर्मेशन करेगा। जो सेल जो है चलेजल एंड की साइड होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल सेल, और जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की साइड होगा उसको बोलेंगे बेसल सेल। बेसल सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं करता है, पर जो टर्मिनल सेल होता है उसमें फिर से जो है ट्रांसवर्स डिवीज़न होती है और क्या बनाता है, दो सेल बनते हैं फिर से, एक टर्मिनल सेल और एक मिडल सेल। तो इस तरीके से मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है कि तीन सेल बनते हैं, टर्मिनल सेल, मिडल सेल और बेसल सेल। डाइकॉट्स के केस में हमने देखा था कि जब जाइगोट डिवाइड करता है तो सिर्फ दो सेल बनते थे। डाइकॉट्स में जो है मिडल सेल की फॉर्मेशन नहीं होती थी। डायग्राम बी में आप देख सकते हो टर्मिनल सेल, मिडल सेल और बेसल सेल बनाया है मैंने। अब आते हैं डायग्राम सी पर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड कलर से मैंने बनाया है वो है बेसल सेल, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो है मिडल सेल, और जो अपर सेल है ब्लू कलर से मैंने बनाया है वो है टर्मिनल सेल। बेसल सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं करता और इनलार्ज होता है और क्या करता है, एक बिगर सेल बन जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, ये हॉस्टोरियम की तरह एक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं कि ये सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन करता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि एंडोस्पर्म से जो है ये नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करता है। मिडल सेल में जो है फर्दर डिवीज़न होती हैं और रेडिकल और हाइपोकोटाइल की फॉर्मेशन होती है। जो अपर टर्मिनल सेल है उससे जो है उसमें भी काफ़ी सीरीज ऑफ डिवीज़न होती हैं और क्या होता है, प्लूम्यूल और एक सिंगल कॉटिलेडन जो है टर्मिनल सेल से बनता है। डायग्राम सी में आप देख सकते हो कि कौन से सेल से जो है एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट बनता है। डायग्राम डी में आप देख सकते हो कि सबसे टर्मिनल पोजीशन पर जो स्ट्रक्चर है वो कॉटिलिडन की स्ट्रक्चर है, या हम बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो की टिप पे जो स्ट्रक्चर है वो कॉटिलिडन है। सिंगल कॉटिलिडन इन ग्रास फैमिली इज नेम्ड एज स्कूटेलम। ग्रास फैमिली के केस में ये जो कॉटिलिडन होता है ये पेपरी होता है, या हम बोल सकते हैं थिन स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ग्रास का जो एम्ब्रियो है उसमें जो स्कूटेलम है वो सबसे टिप या टर्मिनल पोजीशन पर है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं ये कैसा थिन और पेपरी स्ट्रक्चर का है। दिस स्कूटेलम अटैच टू वन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ये जो स्कूटेलम है ये एम्ब्रियो के एक पार्ट से अटैच्ड होगा और उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियोनल एक्सिस और टाइजिलम भी बोल सकते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो लोअर पोर्शन होगा, लोअर एंड जो होगा उसमें हाइपोकोटाइल और कोलियोराइजा बनेगा, और जो अपर एंड होगा वहाँ पे जो है एपिकोटाइल और कोलियोपेटाइल प्रेजेंट होगा। Polyptile is the pointed protective sheath covering the emerging shoot that is plumule
in monocotyledons such as grasses in which few leaf primordia and shoot apex of monocot embryo remain enclosed. The coleoptile protects the first leaf as well as the growing stem in seedlings and eventually allows the first leaf to emerge. मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है कि जो प्लूम्यूल होता है, जहाँ से जो है शूट अराइज होती है, उसको जो है एक शीथ जो है कवर करके रखती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक शीथ, और उस शीथ को क्या बोलते हैं हम, कोलियोपटाइल. नेक्स्ट है कोलियोराइजा. कोलियोराइजा इज अ रूट शीथ. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शीथ दैट इन्वॉल्व्स द रेडिकल इन सर्टेन प्लांट्स दैट इज पेनिट्रेटेड बाय द रूट इन जर्मिनेशन. The main function of coleorhiza is to provide protection to the radicle at the time of germination. हमें पता है कि रेडिकल से जो है फ्यूचर रूट अराइज होती है. रेडिकल के ऊपर जो है मोनोकॉट्स के केस में एक कवरिंग लगी होती है, या हम बोल सकते हैं एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है. उस शीथ को क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा. इस शीथ का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जर्मिनेशन के टाइम पे. डायग्राम डी में आप देख सकते हो कि जो एपिकोटाइल्स के जो अपर पोर्शन है ब्लू कलर का, उसको क्या बोलेंगे, कोलियोपटाइल, और हाइपोकोटाइल का जो नीचे वाला पोर्शन है ब्लू कलर में, वो क्या है, कोलियोराइजा. नेक्स्ट पोर्शन है इस डायग्राम में एपिकोटाइल. द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम और कोटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल. This epicotyle having shoot apex and few leaf primordia. एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर एंड होता है, या हम बोल सकते हैं जहाँ पर स्कूटेलम अटैच होगा उससे ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया. और ऐसा पार्ट जो कि ट्रांजिशनल जोन है, किसके बीच में, शूट रूट और रेडिकल के बीच में, या हम बोल सकते हैं शूट रूट और रेडिकल का जो पोर्शन ओवरलैप करता है उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल. अब नेक्स्ट डायग्राम ई में हम देख सकते हैं कि एक मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होगा. मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो के जो पोर्शन होंगे वो कौन कौन से होंगे, कोटिलिडन होगा, कोलियोपटाइल होगा, यानी कि प्लूम्यूल जो है एक शीथ से कवर्ड होगा और उसको क्या बोलेंगे, कोलियोपटाइल. रेडिकल जो है उसके ऊपर भी एक शीथ होगी और उसको क्या बोलेंगे हम, कोलियोराइजा. इसमें हम देख सकते हैं कि जो बेसल सेल है और जो सस्पेंसर है वो डिजनरेट हो चुका है. इफ़ वी हैव टू सी हाउ इज़ दिस एम्ब्रियो प्लेस इन मोनोकॉट सीड, तो सबसे पहले हमें मोनोकॉट सीड की डायग्राम जो है देखनी पड़ेगी. जैसे कि मैंने डायग्राम एफ जो है मोनोकॉट सीड बनाया है, मेज सीड बनाया है. मेज ग्रेन जो है दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है. जो लार्जर कंपार्टमेंट होगा, अपर वाला कंपार्टमेंट, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, और जो स्मॉलर कंपार्टमेंट है उसमें जो है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. लार्जर कंपार्टमेंट की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर. ये जो लेयर होती है ये प्रोटीन से बनी होती है और हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म है. और जो लार्जर मिडल पोर्शन है लार्जर कंपार्टमेंट का, वो क्या होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, यानी कि इसमें स्टार्च होती है, तो इस वजह से इसको स्टार्ची एंडोस्पर्म बोलते हैं. अब क्योंकि इनका जो कोटिलिडन होता है वो थिन होता है और पेपरी स्ट्रक्चर का होता है, तो उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो नहीं होता. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, ठीक है. और एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर इस कोटिलिडन में रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है, अगर जो कोटिलिडन है वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके नहीं रखता, तो इसको कोटिलिडन क्यों बोलते हैं, है ना. तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इसको जो नरिशमेंट है वो स्टार्ची एंडोस्पर्म से मिलती है. वेन एवर द एंडोस्पर्म इज डाइजेस्टेड, एट दैट केस द डाइजेस्टेड मटेरियल विल फर्स्ट कम टू कोटिलिडन एंड थ्रू द कोटिलिडन only it will send to the embryo. So because the nourishment is coming through this cotyledon, we still call this scutellum a cotyledon. बोलने का मतलब है कि जब भी जो ये स्टार्ची एंडोस्पर्म होगा ये डाइजेस्ट होगा, तो इसका जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो कोटिलिडन के थ्रू जो है किस में आएगा, एम्ब्रियो में भेजा जाएगा, ठीक है. तो क्योंकि नरिशमेंट जो है कोटिलिडन के थ्रू जाती है, तो हम इस कोटिलिडन को या हम इस स्कूटेलम को क्या बोल देते हैं, कोटिलिडन बोल देते हैं. फिर चाहे ये अपने अंदर स्टोर करके ना भी रखता है,
फूड मटेरियल को, पर क्योंकि नरिशमेंट इसके थ्रू एम्ब्रियो को मिल रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको भी कॉटिलिडन ही बोलते हैं, जो ये स्कूटेलम है। तो इस तरीके से ये थी मोनोकॉट एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट, कि कैसे जो है जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनता है और कैसे वो नरिशमेंट लेता है, कैसे कौन से सेल से जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में ग्रास एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं, स्कूटेलम, कोलियोपेटाइल, कोलियोराइजा, शूट अपेक्स, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट अभी तक मैंने बताया नहीं था कि क्या होता है। The additional cotyledon present in the embryo of monocot, particularly grasses, the function of epiblast is unknown. या हम बोल सकते हैं epiblast is a small flap-like structure which is not truly developed, और epiblast in monocot embryo is considered as rudimentary cotyledon. बोलने का मतलब है कि मोनोकॉट्स एम्ब्रियो के केस में क्या होता है, एक स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक एडिशनल कॉटिलेडन होता है। पर्टिकुलरली इन ग्रासेस में आप इसको जो है देख सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं हम, इस एडिशनल कॉटिलेडन को एपीब्लास्ट बोलते हैं। इसका जो फंक्शन है वो अननोन है, मतलब अभी तक इसका फंक्शन पता नहीं है। और ये जो कॉटिलेडन होता है ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता, मतलब अंडर डेवलप्ड है, और इसको हम रूडिमेंट्री कॉटिलिडन भी बोलते हैं। रूडिमेंट्री का मतलब ही यही होता है कि अविकसित कॉटिलिडन, ऐसा कॉटिलिडन जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रूडिमेंट्री कॉटिलिडन, या हम बोल सकते हैं एपीब्लास्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इन मोनोकॉट एम्ब्रियो ओनली वन कॉटिलिडन अटैच टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। डाइकॉट्स के केस में क्या होता था, 2 कॉटिलिडन अटैच्ड होते थे एम्ब्रियोनल एक्सिस पर मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होगा। प्ल्यूम्यूल इज़ लेटरल, मोनोकॉट के केस में जो प्ल्यूम्यूल होगा वो लेटरल होगा, पर डाइकॉट में ये डिस्टली प्रेजेंट था। ए सिंगल कॉटिलिडन ऑक्यूपाइज टर्मिनल पोजीशन, मोनोकॉट के केस में जो कॉटिलिडन है वो टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, पर डाइकॉट के केस में क्या था, ये लेटरल पोजीशन पे था। द इनवल्प ऑफ प्ल्यूम्यूल इज कॉल्ड कोलियोपेटाइल। प्ल्यूम्यूल के ऊपर हमने देखा मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है, एक शीथ प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोलियोपेटाइल। और डाइकॉट के केस में ऐसी कोई शीथ नहीं थी, या हम बोल सकते हैं कोलियोपेटाइल एब्सेंट था, उसमें सिर्फ प्ल्यूम्यूल था सिंपली। कोलियोराइजा इज़ अ प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल। मोनोकॉट्स के केस में हमने देखा कि रेडिकल के ऊपर भी एक शीथ प्रेजेंट है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोलियोराइजा। और डाइकॉट के केस में ऐसी कोई शीथ प्रेजेंट नहीं थी, या हम बोल सकते हैं कोलियोराइजा एब्सेंट था। सस्पेंसर जो है इसका लार्जर होता है, डाइकॉट से कंपेरेटिवली लार्जर होता है। A single cotyledon called scutellum is present. मोनोकॉट्स के केस में जो कॉटिलिडन होता है वो थिन पेपरी स्ट्रक्चर का होता है, उसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं, स्पेशली इन ग्रासेस। पर डाइकॉट्स के केस में स्कूटेलम जो है एब्सेंट होता है, ठीक। और यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें कि एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट बताई है। जैसे जाइगोट से माइटोटिक डिवीजन से 3 सेल बनते हैं, टर्मिनल सेल, मिडल सेल और बेसल सेल। अब टर्मिनल सेल में क्या होता है, आफ्टर सीरीज ऑफ डिवीजन्स इट फॉर्म प्ल्यूम्यूल एंड ए सिंगल कॉटिलिडन। मिडल सेल में भी फर्दर डिवीज़न होती हैं और एम्ब्रियो के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो बनते हैं, जैसे कि रेडिकल, हाइपोकोटाइल और सस्पेंसर के कुछ सेल भी जो हैं मिडल सेल से बनते हैं। जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं करता, ऐसे ही इनलार्ज होता है और सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन करता है, और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है नरिशमेंट की, किससे, एंडोस्पर्म से। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने मोनोकॉट एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट को शो किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।